बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रोज़ टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की सदारत में कल बजट पेश किया गया बिल आखिर पाकिस्तान का, और माली साल 2023-2024 का हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब ने बड़े ही दबंग अंदाज से उनकी एंट्रीज़ वहाँ पे की और ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने एक्सप्लेनेशन की। और जब बजट वो पेश कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरा जो सिनेरियो पाकिस्तान का चेंज हो चुका है। बार बार वो इस चीज़ को रियलाइज़ करा रहे थे कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, डिफ़ॉल्ट लाइन से हमने अराइज़ करा दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अब पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो बजट पेश कर रहे थे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उन्होंने आवाम के सामने रखी, मुल्क पाकिस्तान के बासियों के सामने रखी हैं। सबसे पहले इस बजट के ऊपर जब हम लोग अगर बातचीत करें, एक नुक्ता नज़र इसके अगर हम डालते हैं तो एक चीज़ हमारे सामने आती है कि इसमें जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे ग्रेड 1 से लेके 16 तक, उनके लिए 35% उसके इंक्रीमेंट किया गया उनके सैलरीज़ में। और इसके साथ साथ ग्रेड 17 से लेके तो 22 ग्रेड तक उनका 30% के अतबार से उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया। इस तरह जो वहाँ पे हमारे पास पेंशन होल्डर्स जितने भी लोग, उनकी 17% उनकी पेंशन में इंक्रीमेंट की गई। एक आम आदमी की जो डेली वेजर जो इस्लामाबाद की सराउंडिंग में है, कैपिटल टेरिटरी में है, उसकी जो सैलरी थी पर मंथ के अतबार से 25,000 से पहले, तो उसको यहाँ पे बढ़ा के 32,000 के अब यहाँ पे रख दिया गया। और इसके साथ साथ कुकिंग ऑयल हो गया, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी, डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस हो गए। फ्रीलांसर्स के लिए उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के पैकेज किया कि भाई इनके लिए जो भी टैक्स की जो शरह उसको वहाँ पे कम कर दिया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने साथ ये भी इंडिकेटर दिया कि महंगाई मज़ीद भी बढ़ सकती है। और इसके साथ उन्होंने जो सोलर पैनल, जो सोलर सिस्टम के तहत जो डिफरेंट किस्म के NGOs वगैरह वो उसके वहाँ पे इंस्टॉल कर रही होती हैं सोलर पैनल, उनके जो भी टैक्स ड्यूटीज़ वगैरह थी उन्होंने ख़त्म कर दी हैं, एग्जेम्प्ट कर दिया है। और इसके साथ साथ कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से डॉलर की जो अदायगी वगैरह थी इससे पहले फ्री थी या थोड़ी थी, लेकिन अब उसके ऊपर भी उन्होंने वहाँ पर टैक्स आयद कर दिए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी एक चीज़ हमारे सामने रखी है कि इससे पहले जो भी बजट पेश किया जाता था और बजट की जो मेरिट्स हमारे सामने आते थे वो थोड़े दूर रस होते थे, क्योंकि जब भी कौमी असम्बली में जब बजट पेश होता था तो बहुत ही शोर शराबा हो रहा होता था। लेकिन मज़े की बात है कल बजट इवन दिन के 4 बजे शुरू होना था, लेकिन 2 घंटे ताख़ीर के बाद भी शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद कोई शोर शराबा नहीं था। एकदम वहाँ पर बजट पेश किया गया और एकदम से उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया, और कोई किसी ने इसके ऊपर एहतजाज वगैरह वहाँ पर नहीं रिकॉर्ड कराया। और एक और चीज़ इसमें यह कि जो पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियंस कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ये चाह रहे थे कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी सैलरीज़ में 50% तक इजाफ़ा किया जाए। और जो हमारे बावसूख ज़राए से ये मैं इस चीज़ का हमें पता चला है कि जो आखिर जो 2 घंटे में इस चीज़ की डिबेट है, जिसकी वजह से ये जो बजट जो यहाँ पे लेट यहाँ पेश करने की जो समरी थी वो इसलिए डिले हुई कि गवर्नमेंट की जो अपनी प्री प्लान की था कि भाई उसको यहाँ पे 30% या 25% उन्होंने बढ़ानी थी सैलरीज, लेकिन पीपल पार्टी की जो वहाँ पे आला क़यादत थी उनकी मुताबिक ये था कि 50% आप उनको बढ़ाएं, लेकिन को डिले का मामला करके यहाँ पे 35% के उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम कैसे आप देखें प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुझे कहते हैं मोहम्मद एजाज बशीर। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम ही देखने वालों को निहायत खुलूस अदब चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान में जो मेरे प्रोग्राम के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हैं, जो मेरे पैनलिस्ट, उनका मैं आपका सबसे पहले उनका तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ हैं जनाब मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अनोश मंजूर साहब हैं, CEO ADC ग्रुप ऑफ कंपनीज़, यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुज़ाज गिरामी। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सीनियर रहनुमा मेरे इमराज जनाब राजा वासिफ इकबाल कियानी साहब हैं, मेंबर पंजाब काउंसिल सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान पीपल पार्टी और टिकट होल्डर हैं NA 52 इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। हम वासिफ साहब से शुरू करते हैं और कियानी साहब ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि जो कल जो बजट पेश किया गया हमारी वफाकी हुकूमत की तरफ से, और इसमें आप क्या देखते हैं कि क्या जहाँ पे सरकारी जो मुलाजमीन थे उनको तो ये जो वहाँ पे फैसिलिटेट किया गया वो तो सबके सामने ही है, लेकिन एक आम आदमी का इसमें क्या रिलीफ है? कुकिंग ऑयल, आटा, दाल, चीनी, चावल, ये कहाँ तक उनको उनकी जो नेसेसिटीज़ वो होती हैं, उनकी सैलरीज भी ऐसा नहीं होती, तो किस निगाह से देखते हैं इसको आप? बहुत शुक्रिया जाज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस हुकूमत और इस सिनेरियो में ऐसी है जैसे आटे में नमक होता है, और उसके बावजूद हम लोग
इस मुश्किल हालात जो आपके मईशी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, या जिस सर्वाइवल से आप गुज़र रहे हैं इस वक्त, उसको देखते हुए मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क था कि इस टाइम पे कोई ऐसा बजट दिया जाए कि जो रिलीफ भी मिले हुकूमत आवाम के लिए, उसमें अच्छा रिलीफ भी हो, हम अपनी इक़्तिसादी पॉलिसीज़ को भी लेके चल सकें, और अपने पाकिस्तान की जो गरीब अवाम है और जो गरीब तरीन अवाम है उनको भी हम फोकस कर सकें। तो उसमें गो के कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बजट तो नहीं दे सकते थे इस टाइम के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस बजट के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी काविशों के साथ, हमारी लीडरशिप ने बड़ी मेहनत के साथ, जिसमें सबसे अव्वल तनख्वाहें हैं जी, और ये 50% से भी ज़्यादा हम कह रहे थे कि बढ़ाएं, जिस एतबार से महंगाई जा रही है। यस, ऑब्वियसली जब आपकी महंगाई का लेवल बढ़ रहा है, सबका टाइम में जो इतने ज़्यादा IMF का लोड हमने ले लिया, जो कि टाइम कम में बहुत ज़्यादा ले लिया गया, और कम टाइम में महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई। अब उसके मुकाबले में जब तक हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी, वो हमारा बिज़नेस नहीं चलेगा, हमारे लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, तो हम किस तरह उनको फुलफ़िल कर सकेंगे। और हर चीज़ में आपने देखा कि किस कदर इजाफा हुआ कि वो इंतहा को पहुंच गई महंगाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर भी समझते हैं कि इसमें हमने 2-4 काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसे कर लिए हैं कि जो कुछ ना कुछ रिलीफ हमारी आवाम को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले तो तनख्वाहों का था जी, वो इशू अल्हम्दुलिल्लाह कोई रीज़नेबल हुआ, कोई 35% कुछ ना कुछ ऑक्सीजन हमारी आवाम को मिलेगी। सही। और उसके बाद हमारा जो टारगेट था वो वाटर था, एनर्जी क्राइसिस को पूरा करने के लिए, उसमें भी हमने बजट अच्छा रखवाया जी। उसके बाद आपने देखा कि तालीम के बजट में भी इजाफा हुआ इस दफ़ा, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन कुछ ना कुछ इजाफा हुआ। 92%। हाँ जी, हाँ जी। तो IT के लिए आपने देखा उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्रीज़ की गई हमारे किसानों के लिए, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है सर। किसानों के लिए आप अपने पड़ोसी हमसाया ममालिक में देख लें कि उनको ट्रैक्टर, ज़री अलाज ना सिर्फ जदीद तरीन मिलते हैं बल्कि बहुत कम रेट्स के ऊपर मिलते हैं, टैक्स फ्री मिलते हैं, जबकि हमारे किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया जाता है बिजली का, टैक्सीज़ का। अब उसके लिए सोलर पैनल्स की भी कोशिश की गई है कि हम उसको कन्वर्ट करें कि एनर्जी के और जो हमारे तरीके हैं उनको भी हम अपने इस्तेमाल में लेके आएँ, उनको यूटिलाइज़ करें, ताकि इस पे पहले भी बहुत सारा काम हमने सिंध में किया है। जैसे आपको पता है हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि सिंध में हम हर घर के ऊपर ये पैनल लगाएंगे ताकि सिस्टम में हम लोग एनर्जी बढ़ा सकें, इंक्रीज़ कर सकें इसको। आपको याद होगा जब नून की गवर्नमेंट गई थी तो 24,000 पे हमारी चल रही थी इलेक्ट्रिसिटी, और नीड्स उस टाइम भी पूरी नहीं हो रही थी। फिर साबका हुकूमत में ये चली गई 17-18 हज़ार रुपये, बजाय बढ़ने के वो कम हो गई थी, तो हमारी मुश्किलात में इजाफा हो गया। तो ये फ़र्क होता है कि जो लोग नहीं समझते होते मामलात को, जब वो सीटों पे बैठ जाते हैं वो काम नहीं कर सकते, वो डिलीवर नहीं कर सकते, वो ब्यूरोक्रेसी को डील नहीं कर सकते, उनके पास वो सोच, वो शौर ही नहीं होता कि हमने रिलीफ कहाँ से लेना है और किस तरीके से जल्दी रिलीफ लेके आवाम तक देना है जी। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि BISP में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हमने जो और इजाफा किया है जी, वो तकरीबन जो है अल्लाह आपका भला करे 40 से 50 अरब रुपए का। हाँ, उसमें 2,40,000 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए हैं सर। इसमें 50 अरब का इजाफा हुआ है और 450 अरब अब टोटल आपने इसके लिए रख छोड़े। जी। अब ये BISP क्या है, ये गरीब लोगों के लिए नहीं है, ये गरीब तरीन पिसे हुए लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी गुर्बत की लकीर से वो नीचे हैं। अब हम तो कह रहे हैं कि जी 32,000 या 25,000 से 32,000 कर दी गई है, जो कि अभी ये भी मसला है कि वो दिलवाएगा कौन, ठीक है जी। तो ये वो चीज़ें थी जो गरीब लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी थी। जो चीज़ और भी आपने देखी होगी कल के बजट में, जिस तरह आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बारे में आपने बात की, और इसमें 244 अरब रुपये वहाँ पे मुख्तस किए गए हैं, और इसके साथ साथ इसमें इजाफा तकरीबन 25% का मज़ीद में इजाफा भी यहाँ पे किया गया है। लेकिन ये कि हेल्थ कार्ड जो इससे प्रीवियस जो गवर्नमेंट खान साहब की गवर्नमेंट थी, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, इसके साथ अगर हेल्थ की अगर वहाँ पे यहाँ पे फैसिलिटीज़ को यहाँ पे हम देखते हैं तो गवर्नमेंट को खातिर ख्वाह किस्म की हेल्थ के डिपार्टमेंट
में इतने कोई अमाउंट को मुख्तसर नहीं कि 22 अरब रुपये या इस तरह उन्होंने वहाँ पे उसके लिए मुख्तस किए हैं। लेकिन जब वो हम रिलीफ की बात करते हैं, वो उस हेल्थ कार्ड की बात करते हैं, उससे अगर यहाँ पे इनरोल किया जाता, उसको वहाँ पे प्रैक्टिस में लाया जाता, तो मेरे ख्याल में क्या अच्छा नहीं था? देखिए, पाकिस्तान बैतुल माल में पहले भी उसको एक्टिवेट किया गया था, उसका बजट कम किया गया था पीपी के दौर में, अगर आपको याद हो। लेकिन उस वक्त जुमरत खान साहब ने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके हमने बहुत ज़्यादा काम किया। उसमें 6 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक भी हम लोगों ने गरीबों के इलाज कराए, जो आज भी हो रहे हैं। आज उसके MD हैं अमर फिदा पिराचा साहब, और इस बजट में सेहत के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं जी। टोटल वजारत सेहत को 13 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, और जो फंड है इसका बैतुल माल का, वो अलावा इससे, तो इसमें हम पहले भी कर रहे हैं, अभी भी हम लोग ये कर रहे हैं कि गरीब लोगों के और जो मुस्तहिक लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनको हम भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं जी। ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बैतुल माल जो है वो उनकी भरपूर मदद कर रहा है। एक चीज़ जो भी हम देखने में आती है कि जो जितने भी यहाँ पे हम आते हैं, हमारे साथ मेजर मोहम्मद अनवर मंजूर साहब, कल जो वहाँ पे बजट पेश किया गया हमारे वज़ीर ख़जाना साहब की तरफ से, तो मुझको ऐसा लग रहा था, सिनेरियो ये था कि भाई ये सारे के सारे जो बजट उन्होंने पेश किया है, ये सारे फंड्स हमारे अपने पास हैं, हमारे ख़जाने में जमा हैं, और एंड के ऊपर उन्होंने कहा कि हमारे डील हुई है जो हमारे दोस्त ममालिक हैं और IMF सी, और उनके साथ हमारे डीलिंग के बाद फिर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या जब ये गवर्नमेंट जाएगी कि इलेक्शन भी नियर हैं और इलेक्शन के लिए भी अच्छा खासा फंड उन लोगों ने यहाँ पे भी मुख्तस किया है, और मैं ये समझता हूँ कि क्या एक नया बजट इसके अलावा और बजट भी आएगा, क्योंकि ये तो बेस करता है आपके IMF के ऊपर, क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान जो है ना वो एक गरीब मुल्क है। गरीब मुल्क क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान वो प्रोडक्टिविटी पैदा नहीं कर सकता जो उसको चाहिए, या मैं इस तरह कह लूँ कि जो बाहर के कंट्रीज़ जो प्रोडक्टिविटी जितने अरसे में पैदा कर सकते हैं, पाकिस्तान उस अरसे में वो पैदा नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान बेसिकली गरीब मुल्क है। अब जो बात आपने की ना कि बेसिकली कि देखें, IMF के पास जाना पाकिस्तान की इस टाइम पर मजबूरी है। अगर पाकिस्तान IMF के पास नहीं जाता तो पाकिस्तान के पास फिर बायलैटरल इस तरह के होंगे कि पाकिस्तान कहेगा कि मैं फिर उसके थ्रू मैं अब IMF को क्लोज कर लेता हूँ। अगर हम बात कर लेते हैं जनरली, तो देखें कि पाकिस्तान की डेट टू एक्सपोर्ट जो है वो 400% है, ठीक है, और अगर हम अदर कंट्रीज़ की डेट टू एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट बन जाती है 350% की। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल डेट टू GDP, तो वो 40% है पाकिस्तान की, और अगर हम ये बात करते हैं टोटल डेट GDP की, तो वो 80 से 85% है, और जो कंट्रीज डिफॉल्ट हो चुके हैं वो 65% है, यानी कि 10 से 15% का मार्जिन पाकिस्तान के पास अभी भी मौजूद है, ठीक है, डिफॉल्ट ना करने के चक्कर में। फिर जो दूसरी आपने बात की ना कि जो पाकिस्तान ने कहा कि ये सारा पैसा हमारे पास मौजूद है, देखें ये एक कंट्री है ना, कंट्री के पास उसके अपने फंड ज़रूर होते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि उसमें उसको सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि IMF उसको सपोर्ट कर सकता है, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर सकता है, या कोई भी और अदर कंट्रीज उसको सपोर्ट कर सकती हैं। तो जो कल जो इसहाक डार साहब ने बात की, उसके ऊपर ये चीज़ मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने एक स्पेशल मुख्तस किए हैं कि ये फ़ंड हमने इस चीज़ के लिए करना है, ये फ़ंड हमने इस चीज़ के लिए करना है, अगर आप इसको रिलीजियसली वाकई इस तरह इस फंड को उसके ऊपर लगा दें तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक चीज़ें कम हो सकती हैं। अब इसी तरह जैसे कि बात कर रहे थे कैनी साहब के, एक मजदूर की 32,000 रुपये तनख्वाह कर दी है, लेकिन 32,000 रुपये उसको तनख्वाह देगा कौन, ये क्वेश्चन है, आएगी कहाँ से? फिर इसी तरह आपने जैसे कि लोग कहते हैं कि यार 30% तनख्वाहें बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, 50% बढ़नी चाहिए, और बात बिल्कुल ठीक है। आप महंगाई को देख लें, आप चीनी को देख लें, आप आटे को देख लें, आप इवन इनके बच्चों का जो दूध है उसको देख लें, 18% उसके ऊपर भी बढ़ गया है। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि एक एक चीज़ जो है जब इतना महंगाई होती जा रही है, तो ये देखें बात ये हो गई है कि पाकिस्तान की महंगाई क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के पास इम्पोर्ट ज़्यादा है, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान जो है हर साल जो है वो एक्सपोर्ट करता है तकरीबन कोई आपकी 30 बिलियन, और जो उसकी इंपोर्ट है वो 80 बिलियन। तो अब बात ये है कि जब आपकी चीज़ें बाहर से आ रही हैं, पाकिस्तान के पास अपना नमक है, पाकिस्तान के पास पिंक सॉल्ट है, वो भी इंडिया आगे से अपनी टैगिंग करके बेच रहा है उसको। इसी तरह पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, बेसिकली ज़राए से भरपूर कंट्री है, इसके बावजूद पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के बहुत सारे इशूज़ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो भी फंड इसहाक डार साहब ने किया है, अगर ये रिलीजियसली इसके ऊपर काम किया जाए, और चाहे वो आपको सपोर्ट आपकी अपनी है या आपको IMF सपोर्ट करता है, अगर आप इसको रिलीजियसली करते हैं तो आपके बहुत हद तक मसले हल हो सकते हैं। और दूसरी बात वही आ जाती है कि देखें
चीज़ होती कुछ और है, पिक्चर उस पर कोई और पेश की जाती है। आप मुल्क के हालात ऑलरेडी ख़राब हैं और आप उसमें ये शो करते हैं कि इतने पैसे हमने इस काम के लिए कर दिए, इतने पैसे इस काम के लिए कर दिए, कागज़ों में तो हर चीज़ ओके है, क्या वो चीज़ ऑन ग्राउंड भी मौजूद है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इतना फ़ंड तो दे दिया, लेकिन क्या ऑन ग्राउंड आपको लगता है कि ये जो आपने बताई हैं चीज़ें, इससे कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इस चीज़ को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बात आप करें ना कि अगर दोबारा से हमारा नया बजट, नहीं मैं नहीं समझता कि नया बजट दोबारा से फिर आएगा या जो भी है इलेक्शंस होंगे, लेट्स सी देखते हैं इलेक्शंस में कौन जीता है, क्या होता है, वो जाहिर सी बात है। लेकिन ये कि एक पूरी की पूरी जो एक टीम बैठती है, जाहिर सी बात है वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, CM है, सब बैठते हैं, डिसाइड करते हैं कि मुल्क के हालात किस सिचुएशन पे जा रहे हैं, मुल्क के हालात की सिचुएशन पे जा रहे हैं। एक चीज़ हमारे सामने ये भी आती है कि अब आवाम को जब हम रिलीफ की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई सब्सिडाइज किया जाएगा आपकी ग्रोसरी को, मैक्सिमम उन्होंने आटे का नाम लिया, शुगर का नाम लिया, कुकिंग ऑयल वगैरह का नाम लिया, पल्सिस हैं उसका नाम लिया, लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें सब्सिडाइज होंगी भी, आपकी यूटिलिटी स्टोर पे जाएंगी। अब अगर यूटिलिटी स्टोर की आज अगर आप यहाँ पे हालत देखें, मैं हमारे इस सराउंडिंग में ही है, तो वहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइन लगी होती हैं। अब एक आदमी के पास वो चाहे यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइन में खड़ा रहे या मेहनत करके वो कुछ और चीज़ें मिले, क्या कहेंगे इसके बारे में कि जो सब्सिडाइज जो तमाम चीज़ें होंगी, तो इसके एक आम आदमी को भी इसका कुछ रिलीफ मिलेगा, या जो पाकिस्तान के बाकी जो शहरी उनको मिलेगा, या जो सिर्फ यूटिलिटी स्टोर की हद तक ही रहेगा? क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए जी, अभी जो 35 अरब की सब्सिडी दी गई है दालों पे, चावल, घी वगैरह पे, तो ये इंशाल्लाह अगर यूटिलिटी स्टोर से भी लोग चीज़ें लेंगे सिर्फ, तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक ये लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन वहाँ पे मिलेंगे तो तब लेंगे ना सर? हाँ जी, वहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी इंशाल्लाह। लेकिन अब जब सारी चीज़ें मुख्तस की जाएंगी, इतना बड़ा बजट बनाया जाएगा, चीज़ें तो मिलेंगी लोगों को। इससे क्या बेहतर नहीं था कि ओवरऑल जो वहाँ पे इसकी प्राइसेस अगर कम कर दी जाती? और जिस तरह उन्होंने यहाँ पे देखें कि आम इंतखाबात के लिए 42.41 अरब रुपये अगर वहाँ पे मुख्तस हुए हुए हैं, इस बजट को थोड़ा कम कर दिया जाता, तो यही जो पैसे अगर रख दिए जाते, मीन्स कि आवाम की प्रॉस्पेरिटी के लिए रख दिए जाते, या साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाई नौजवानों के लिए जो आसान शायद के उन्होंने कर्जे देने के लिए उन्होंने यहाँ पे बात की। फिर साथ उन्होंने ये भी कहा जो फ्रीलांसर हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई इससे पहले जो उनके हाईवे ड्यूटीज ही टैक्स वगैरह थे वो कम कर दिए जाते। क्या इसका ये बेटर वे नहीं था कि इंटरनेट रेट्स जो होते हैं उनको भी आप यहाँ पे कम कर दें? जो पैकेजेस होते हैं इंटरनेट की इतनी हैवी आपके वहाँ पैकेजेस आ रहे होते हैं, उनमें रिलीफ दे दी जाती, तो ये बेशक ना देते, एक आम सार्फ तक, एक आम आदमी तक भी एक्सेस हो जाती। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी इंशाल्लाह देखें, जब ये बजट पास होगा, फिर इसमें जब अमाउंट्स आपके पास आएंगी, तो ये आम आवाम तक भी इसका रिलीफ पहुँचेगा, लाभ माला पहुँचेगा। क्योंकि अब हर एक चीज़ पे जब आपका पेट्रोल कम होता है तो बाकी चीज़ें भी कम हो जाती हैं। इसी तरीके से अब अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके ऊपर अच्छी खासी IT के ऊपर भी आपने इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई हुई, ठीक है जी। ज़रूरी अशिया दरमदाद की ड्यूटीज़ जो हैं उनमें भी कोई इजाफा नहीं किया गया, ठीक है जी। ठीक, हम कहते हैं जी हम ज़रूरी मुल्क हैं, ज़रूरी शोबे में भी मराद देने का ऐलान किया गया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्पेशली बहुत सारी चीज़ें हैं, सोलर पैनल्स हैं जिसमें आपके पीटर डीजल से या इलेक्ट्रिसिटी से जो आप चला रहे हैं, तो ये चीज़ें अच्छाई की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। जिस तरह अब इसमें हैवी व्हीकल्स पर कस्टम ड्यूटी को 10% से 5% कर दिया गया। तो देखें ना, बीच बीच में ये चीज़ों को भी हर किस्म का बीज जो आप बाहर से मंगवाएंगे उसके ऊपर ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। यानी कि आप अच्छी सीड्स ना सिर्फ बना सकते हैं, आप बाहर से अच्छे एनिमल्स की अच्छी ब्रीड्स मंगा सकते हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा इकदाम किया गया है कि इन चीज़ों के अब जिस तरह बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके लिए काफ़ी सारे टैक्सेस ख़त्म कर दिए गए हैं, बल्कि उनको साथ मुराद भी दी गई हैं $50,000 का, जो वो पता है। हाँ, जो मीन के $50,000 ताकि वो रेमिटेंसी पाकिस्तान में करेगा, उसका एक डायमंड कार्ड दिया जाएगा और फिर वहाँ फास्ट ट्रैक दिया जाएगा आपके एयरपोर्ट पे। अब इसी तरीके से देखना, ड्रग्स के ऊपर ड्यूटी फ्री रिजीम वो भी शामिल हो रहा है उसमें। तो ऐसा ऐसा ये करके अब हम ये कहेंगे जर्नलिस्ट जो है, वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए इसमें आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस दी गई है। अब 1 अरब रुपया उसके लिए मुख्तस किया गया है। तो ये पहली दफा हुआ है। ये कहें जी कि जर्नलिस्ट का बजट उठा के किसी और को दे दिया जाए तो ये भी जाती होगी। सही, कल आप लोगों ने एहतजाज करना है इसके लिए। फर्स्ट टाइम ये हम अप्रिशिएट करते हैं जी कि जर्नलिस्ट के लिए चलो जेल में बंद करने के साथ साथ उन्होंने ये भी एकदम किया। अब आम इंतखाबात के लिए आप देखें ना कि 42 अरब और 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। अब उसमें सिर्फ 15 अरब रुपए तो सिक्योरिटी के लिए भी हैं। अब ये चीज़ें भी साथ लेके चलनी है हमने
कि इन चीज़ों को जो है हमने सिक्योर भी करना है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जितना भी रिलीफ दे सकती थी हुकूमत या हम सब ने मिल के जो बनाया, इस वक्त के लिहाज से ये एक बेहतरीन पैकेज है। और मज़ीद इंशाअल्लाह हमें ये कभी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी जाती है तो मैं आपको 110% एश्योर करता हूँ कि हमारी क़यादत, चेयरमैन, को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब, हमारे बिलावल साहब और हमारी सारी टीम और हम पाकिस्तानी एज अ होल पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि इस IMF से हम जान छुड़ा लें और हम छुड़ा सकते हैं और हम छुड़ाएंगे इंशाल्लाह आपको। और वो कैसे छुड़वाएंगे कि जब जब हमारा CPEC आगे चलेगा, जब जब हमारे कदम आगे चलेंगे, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और इनको शुरू हुए हुए भी अब 13-14 साल हुआ जाता है। ये जो आगे बढ़ेगा, आप IMF से और इन जो सूद के नीचे हम दब चुके हैं हमारा पाकिस्तान, क्योंकि बेसिकली हम मुसलमान हैं और हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमने इस सूद की लानत से बचना है और हमारी क़यादत ने तो तैयार कर रखा है कि हमने इस पाकिस्तान की जान छुड़वानी है इंशाल्लाह IMF से, और ये छूट जानी है आपकी। अब आप देख रहे हैं कि रशियन ब्लॉक जो हमारा बना है चाइना के साथ, ये सारे मुल्क, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, ये सब हम लोग मिल के एक जो कारोबारी या बिज़नेस का पूरा एक ग्रुप डेवलप कर रहे हैं। इसका बेसिक फ़ायदा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को होना है। अब जो लोग ये रूमर छोड़ते थे कि जी वो जी डिफ़ॉल्ट कर गए, हम ग्रे लिस्ट में चले गए, वो जी हम मर गए, जी वो असी बड़े गरीब हो गए जी, तो पाकिस्तान गरीब मुल्क था, अब है थोड़ा। अब इंशाल्लाह हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से आप वो सीढ़ियाँ तय कर रहे हैं। अब बीच में अगर ये CPEC आपका ना रुकता तो आज हमारी सूरत हाल कुछ और होनी थी। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी गई, इस CPEC को हमने कंप्लीट पूरा मूवेबल करके तो इस कौम को दिखाना है कि ऐसे जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं और खिदमत कर सकते हैं, आवाम की तनख्वाहें भी बढ़ा सकते हैं। और आम बंदे का जो आपने सवाल किया था जी हेल्थ कार्ड के वाले से भी हो कि आम बंदे की जो ज़िंदगी है वो कैसे ठीक होगी। ठीक है जी। अब सऊदी अरब पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, लेकिन उनकी 3-4 करोड़ आबादी है टोटल। अब इतनी बड़ी आबादी और माशाल्लाह अब जो हमारी नई यूथ है वो एजुकेटेड है। ठीक है जी। अब वो पढ़े लिखे हैं, वो स्किलफुल हैं, जो पाकिस्तान से बाहर भी जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर भी हैं। अब वो यूथ नहीं है आपके 20 साल पहले जो एजुकेटेड नहीं होती थी। तो इन सब लोगों को इंशाल्लाह बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी CPEC में। इस CPEC को हम इसलिए कहते थे कि चलाओ ताकि ये वो अलादीन का चिराग अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया है कि जिससे ना सिर्फ हम अपनी मैशत ठीक करेंगे, अपनी सिक्योरिटी ठीक करेंगे, एनर्जी क्राइसिस को ठीक करेंगे, हम बल्कि अपने जितने भी दुनिया में हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं बाहर, इंशाल्लाह ये 90% लोग वापस पाकिस्तान में आके काम करेंगे। और हमें उन लोगों की ज़रूरत है और हमें शदीद एहसास है इस चीज़ का कि हमारे जो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि उनको वापस पाकिस्तान में आएंगे। बहुत अच्छी बात की अभी हमारे साथ थे, क्योंकि राजा वासिफ कियानी साहब कि जब हमारी यूथ अगर यहाँ पे नहीं होगी, जो पढ़े लिखा पाकिस्तान अगर यहाँ पे हमारे साथ नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी। हम तो जो हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करके बाकी जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो कंपनीज़ होती हैं, जो कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे जाते हैं, अपने सर्विसेज वहाँ पे अंजाम दे रहे होते हैं, फिर भी वो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेज रहे होते हैं। प्रोग्राम वाइस पाकिस्तान में यहाँ पे वक्त हो जाता है, छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिए। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मेजर साहब से पूछना चाहेंगे क्या इस बजट को IMF भी मंजूर करेगा तब ये इम्प्लीमेंट होगा, या हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी इत्तेहादी, इन्होंने ही इसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन पहले एक ब्रेक, उसके बाद आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान में। और जब हम ब्रेक में गए थे और जाने से पहले मैंने कहा था कि हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि जो बजट हमारी नेशनल असम्बली में वफाक में तो मंजूर हो गया है, क्या ये लीड करता है हमारी IMF की इंस्टॉलमेंट के ऊपर? क्या IMF इसको अप्रूव करेगा तो ये इम्प्लीमेंट होगा, या ये अप्रूव हो चुका है? क्या कहेंगे इसके बारे में?
अच्छा, मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि कल इसहाक डार साहब ने कहा था कि हमने 4 अरब डॉलर जो है वो अरेंज कर लिया है, लेकिन IMF कहता है कि 6 अरब डॉलर हमें चाहिए, तो हम आगे आपके साथ चलेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था 2018 या 19 के अंदर, मुझे याद है कि मैंने IMF के अंदर ऑलरेडी काम किया हुआ है और मुझे पता है कि IMF की जो रेसिपी है, वो इकॉनमिक रेसिपी, वो किस तरीके से चलती है। तो उन्होंने उस टाइम पर यही कहा था कि मैंने ये बिल्कुल उसी तरह बनाया हुआ है ताकि अब जो है ना IMF अप्रूव करेगा, बट IMF ने फिर कहा कि डू मोर। तो बात सिंपल से ये आ जाती है कि देखें कि अभी तक आपके ऊपर IMF रिलाई नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि कभी वो आपसे कहता है कि आप जो है कि हमें वेल्थ गारंटी ला के दें, कभी वो कहता है कि किसी और कंट्री से कहें वो आपके साथ शामिल हो जाए। इवन देन कि अगर आपकी गारंटी सऊदी अरब ने भी दी है और कंट्रीज़ ने भी दी है, तब भी IMF आपको नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि उसके स्टेक के ऊपर यही है कि देखें, खुदा न खास्ता अगर आपका कंट्री डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो IMF ने जो आपको कर्जा दिया है वो कहाँ से लेगा। और आप खुद देख सकते हैं, देखें ये 23rd टाइम के हम दोबारा IMF के पास जा रहे हैं और इस दफ़ा के हालात बहुत सीरियस हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। मतलब 22 टाइम्स जब आप गए हैं तो फिर 23rd टाइम क्यों आए हैं और क्या डिफरेंस होगा कि आप इसके बाद नहीं जाएंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि IMF आपको क्यों इस दफ़ा लोन दे या कर्जा दे कि आपको वो कहेगा कि आप 24 टाइम हमारे पास नहीं आएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने ऐसी कौन सी नई स्ट्रेटजीज बना दी हैं, आपने ऐसी कौन सी नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी हैं कि जिससे आपको लगता है कि भाई अब आपको दोबारा IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो देखें, हर बंदा, अगर मैं आपकी पर्सनल एग्जाम्पल दूँ तो अगर आप भी किसी बंदे को कोई लोन देना चाहेंगे तो आप पहले उसकी क्रेडिबिलिटी देखेंगे कि यार इसको अगर मैं दे रहा हूँ तो क्या ये मुझे वापस भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो सेम केस ऐसा ही है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वो यही देखता है कि अगर मैं इसको दे रहा हूँ तो क्या क्रेडेंशियल्स हैं जिसके ऊपर मैं इसको लोन दे रहा हूँ, क्या क्रेडेंशियल्स है जिसके ऊपर ये मुझे वापस कर सकेगा, ये मेरा पैसा डुबाएगा तो नहीं। जो बात आपने की ना बजट की, अब देखें बजट ऐसा है कि ये बजट, मैंने वही आपसे पहले भी बात की थी कि अगर हर चीज़ उसी तरह की जाए जिस तरह से वो बताई जाती है तो आपके हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। मैं आपको जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, उनके बारे में बताऊंगा। वो उनकी जो एक कोट है उसकी जो तर्जुमा वो ये है कि वो कहते हैं कि अगर कोई भी मुल्क है ना वो तब तरक्की याफ्ता होता है अगर उसके अंदर पीस होगा, अगर उसके अंदर जो है वो टैक्सेस होंगे रीजनेबल, और तीसरा उसके ऊपर टॉलरेबल जस्टिस होगा। अगर आपके मुल्क में अमन है, अगर आपके मुल्क में एक लिमिटेड टैक्सेस हैं और आपका एक वो इंसाफ है जो कि बर्दाश्त का है, तो आपका मुल्क ऑटोमेटिकली तरक्की कर लेगा। उसके अंदर फिर आपको किसी किस्म की IMF की, किसी किस्म की आपको और कंट्रीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं पड़ती। फिर जो बात आ जाती है कि अब आप देखें कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई इशू नहीं है। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया ने अपने आप को IT में हमसे बहुत आगे ले गया है। हालांकि आप बिलीव करें कि हमारे पास यूथ है, हमारी यूथ बहुत काबिल है, हमारी यूथ बहुत जो है मैं समझता हूँ कि इंटेलेक्चुअल लोग हैं हम लोग। अगर आप खुद ये मुआयना कर रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं तो बाहर इवन इनके कैनेडास में, USA में, UKs में आपके पास जो मैक्सिमम अच्छे लोग जो अच्छी पोस्ट पे हैं उनमें से मैक्सिमम मुस्लिम्स बैठे हुए हैं, उनमें से मैक्सिमम कुछ पाकिस्तानी भी बैठे हुए हैं। लेकिन रीज़न क्या है कि हमें वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। हमारा 25 मिलियन बच्चा अभी भी स्कूलों से बाहर है जो कि जाता ही नहीं है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपके पास आपके एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप अपने यूथ को नहीं देख रहे, अगर आप उसको प्रॉपर वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है, इस बजट के अंदर जो है कुछ चीज़ें उन्होंने बड़ी अच्छी की हैं। IT के ऊपर उन्होंने काफ़ी रिलीफ दे दिया है, एजुकेशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी रिलीफ दे दिया है। इसी तरह जो है एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने ये सैपलिंग्स के ऊपर, सीड्स के ऊपर जो है इन्होंने आपकी ड्यूटीज़ माफ़ कर दी हैं। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इजाज़ भाई, आप समझें कि ये चीज़ें जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगी तब तक वो फ़ायदा नहीं है। ये फिर वही मैंने आपको बात की कि बातें सारी कागज़ों में हैं, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। तो अगर ये इस तरह रहेगा तो 24th क्या अल्लाह माफ़ करे, आपको शायद 124 टाइम भी IMF के पास जाना पड़ेगा। तो ये बजट जो है अगर हम अपने अंदर ही रिलाई कर रहे हैं, हम अपने बायलैटरल को यूज़ करें, अगर हम अपने कमर्शियल डेट्स को यूज़ करें तो ये हम काफ़ी चीज़ों से बच भी सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं है IMF के अलावा। फिर IMF के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब ने 14,460 अरब रुपये की हुज्जम का बजट तो कल पेश कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि इससे पहले जो हमारे जो गवर्नमेंट थी, PTI की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कितना कर्जा लिया और जो इनको आए हुए जो 1 साल या समथिंग जो अरसा हुआ है, इन्होंने कितना कर्जा लिया, या इससे पहले जो नॉन की गवर्नमेंट थी उन्होंने कितना कर्जा लिया। PTI की बात करते हैं, 3 सालों में उन्होंने $46 बिलियन उन्होंने कर्जा लिया है और जो उन्होंने अदा किया है तकरीबन $19 बिलियन उन्होंने उसके मद में अदा भी किया। इसके साथ साथ देखते हैं कि बाकी जो रह गया उन्होंने $6.5 बिलियन, तो इसमें उन्होंने इंटरेस्ट की मद में कुछ अमाउंट भी पे की थी IMF को, और इसके साथ साथ बाकी रह गया तकरीबन $12.5 बिलियन। इसमें से $7.5 बिलियन उन्होंने रिजर्व के तौर पे बढ़ाई।
खुद से उन्होंने मीन्स कि जो हमारे पास जो एक्सपोर्ट की उन्होंने अपने रिजर्व उन्होंने जनरेट किए। इसके बाद $7.5 बिलियन में से $12.5 बिलियन जो अमाउंट जो हमारे पास एक्सीड करके जो रह गई थी, उसमें से उन्होंने जब हम देखते हैं तो टोटल जो कर्जे की मद में जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, टोटल जो उन्होंने जो कर्जा लिया है $5.5 बिलियन जो टोटल कर्जा लिया है। कहने की बात है कि जो मैंने पहले आपसे कहा कि $46 बिलियन जो टोटल कर्जा था, इसमें कोई अदायगी हमने की हैं जो इससे प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी नून लीग की, उन्होंने जो ऑलरेडी कर्जा लिया था कुछ वो वाला कर्जा अदा किया, कर्जा लेके कर्जा अदा किया, और उसी अमाउंट में से $46 बिलियन में से फिर पीटीआई की गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट भी जो इससे पहले गवर्नमेंट ने लिया था वो भी पे किया, और एंड के वो जो एक्चुअल जो रेट्स जो हमारे पास बच गए हैं वो तकरीबन $5 बिलियन जो टोटल देखा जाए तो जो इस तीन सालों में कर्जा लिया गया है। देखिए जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, नून लीग की गवर्नमेंट की बात करते हैं, उन्होंने पूरे 5 साल में $5 बिलियन का कर्जा लिया, और यहाँ पे जब हम पीटीआई की बात करें उन्होंने दूसरे लिबास से देखा जाए तो 3 सालों में उतना कर्जा लिया जितना उन्होंने 5 साल का कर्जा लिया। वासफ कियानी साहब की तरफ बढ़ेंगे, हम जानना के चाहेंगे कि जो हमारे मुल्क के जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो टैक्सेस इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे टैक्सेस देने में हमारे कौम बहुत कंजूसी का मुजाहरा कर रही है। आपने देखा भी होगा कि जितने भी बिग बिजनेसमैन होते हैं, जब हमारे बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे तो बोर्ड भी नहीं मेंशन होता है कि भाई हमारे यहाँ पे बिज़नेस चल भी रहा है कि नहीं चल रहा होता, घरों में जाके लोग अपना काम कर रहे हैं दूसरे एतबार से। लेकिन अगर यहाँ पे हम अगर कर्जा ले के अपने मुल्क चला रहे हैं, तो हम अगर टैक्स अदा नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जो बोझ पड़ता है हमारे गरीब आवाम के ऊपर पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे कि आपकी गवर्नमेंट जो अभी जो गोइंग ऑन जो सिनेरियो है, तो इसने ये किस हद तक खुद से अपने आप को बिलीव रखती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे? देखिए, अब जैसे आपकी कौमी असम्बली है, सेनेट है, उनका काम होता है कि कवानीन को बनाना, मरतब करना, आगे इम्प्लीमेंट कराना इदारों का काम है। अब बदकिस्मती से जिस मुल्क के पटवारी का जो मुंशी है जिसका कोई ग्रेड ही नहीं है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, जब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप हाई ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल करेंगे? गुड क्वेश्चन। आप जुडिशरी को कैसे कंट्रोल करेंगे? कौन ठीक करेगा? आप कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट को ठीक कर देंगे, आप कहते हैं हम सेहत को ठीक कर देंगे। देखें, अब मेरे भाई ने बात की जी IMF फलां कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अब IMF जब कर्जा देता है आपको, बेसिकली तो आपको पैसे दे रहा है, लेकिन वो जो एक ढेर हमें साथ दिया जाता है एग्रीमेंट का कि बबल, टॉफी, सूजी, प्याज, आलू, टमाटर, गाजर, गंदम, ये चीज़ें आपने बढ़ानी है। हाँ जी, ठीक है जी, जी जी। अब हम लोग ये सोच रहे हैं एज अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि हम क्यों ना इस IMF से जान छुड़ा लें। हमारी लीडरशिप तो इस बारे में सोच रही है कि इस चीज़ से ही हम जान छुड़ा लें कि वो ये सोचे या वो कहे जी मैं कर्जा नहीं देता, तो हम खुद कह लें। गैरत का तकाजा ये है कि लीडरशिप मुल्क को लेके जाती है। आपके सामने तुर्की की मिसाल मौजूद है। इस वक्त आप देख लेंगे जितने भी कंट्रीज इस वर्ल्ड में IMF के कर्जों के नीचे आए हुए हैं या वो इस चक्कर में पड़े हुए हैं, वो बेचारे तो तरक्की नहीं कर पा रहे। क्यों तरक्की करें? ठीक है जी, जाहिर बात। अब हमने बहसीयत कौम ये इरादा करना है, अब कुछ काम हमने भी तो करना है ना, कुछ काम हमारे ज़िम्मे भी है। हम कहते हैं जी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, फलां ने कुछ नहीं किया। सवाल तो ये हमने क्या किया? एज ए इंडिविजुअल हमने अपना अपना हिस्सा डाला उसमें। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमारे लिए कुर्बानी दी, अपनी जान दे दी। आपके पास तो ID कार्ड भी नहीं था, वो शनाख्त दे के आपको एटम दे के, जिस वजह से हम आज बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारी बीबी शहीद मिसाइल टेक्नोलॉजी दे गई हमें, और बहुत सारी चीज़ें वो दे के गई। तो देखने वाली चीज़ ये है कि अब हमारी चीज़ें कहाँ से रुक रही हैं। हम क्या ये कशकोल तोड़ नहीं सकते? तोड़ सकते हैं। करेज होनी चाहिए, उसके लिए सोच होनी चाहिए आपके पास, बजाय कि आप यही देखते रहेंगे जी IMF से हमने कितने पैसे लेने हैं जी, वो तो ऐसी शर्त लगा देगा। हमें ये सोचना है कि हमने इसे जान कैसे छुड़ानी है। और मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि इंशाल्लाह यही CPEC वो हमारी जड़ है जिससे हमारा ये पौधा मजबूत होगा और फलदार भी होगा, और हम इन बेफजूल और बेहुदा शराइत जो हमारे ऊपर लागू की जाती हैं वो ना सिर्फ कारोबार को मुतासिर करती हैं, हमारी मईशत को मुतासिर करती हैं, बल्कि इससे आगे भी जाके वो कुछ मुतालबात करना शुरू हो जाते हैं जो कि हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की अपनी एक पहचान है और बहसीयत कौम हमने इस जस्टिस के निज़ाम को भी ठीक करना है। हम तो ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इसके सताए हुए हैं, लेकिन हम फिर भी हमेशा ये बिलीव करते हैं कि इदारों का एहतराम
उनकी इज़्ज़त वो जब तक हम नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान आर्मी हमारी जान है। पाकिस्तान आर्मी कौन है? मैं और आप पाकिस्तान आर्मी है ना। आप भी सोल्जर हैं पाकिस्तान आर्मी के, मैं भी सोल्जर हूँ, मेरे साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये कोई 15-20 लाख आर्मी तो नहीं है। और मैं अपने दुश्मनों को बताना चाहता हूँ कि हम 25 करोड़ सारे के सारे आर्मी हैं, और हम अपनी कौम आर्मी के साथ नहीं, हम उनसे आगे खड़े हुए हैं। और कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि जी ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। चंद शरारती अनासर की वजह से हमारी कौम डगमगा नहीं सकती। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी जो हकूक़ हैं वो हम उनको देंगे। लेकिन साथ साथ ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो हमारी गरीब आवाम है, जिसके लिए अब ऑक्सीजन भी मना मुश्किल हुई हुई है, उनके लिए भी कोई रिलीफ निकालें ये लोग बैठ के, और ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं जो अवाम दोस्त हों और हमारी अवाम को आगे चल के कोई बेटरमेंट मिले। उनको बेसिक जो चीज़ें हैं, मैं फिर अर्ज़ करूं, हमने एनर्जी क्राइसिस को अपने कंट्रोल करना है। जो 2009, 10, 11 में जो बड़े बड़े डैम हमारे शुरू हुए हैं, इंशाल्लाह 2-4 सालों में वो कंप्लीट हो रहे हैं। हमारी बिजली की जो बहरान है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारी इंडस्ट्री भी उठेगी उसके साथ, हमारा सी पैक भी चलेगा उसके साथ, और हमारी ग्वादर बोर्ड चल रही है, आपका रोड टू मक्का जा रहा है, आपका सी पैक के लिए पूरे पाकिस्तान में आपके रोड्स बन रहे हैं, यूरोप तक आपकी ट्रेन जा रही है इंशाल्लाह, और आप बड़े बड़े डैम बना रहे हैं इस टाइम। और यही वो चीज़ें हैं, यही वो चीज़ है कि जिससे हमने कल आने वाले टाइम में अपनी यूथ को भी कंट्रोल करना है, उनको नौकरियां भी प्रोवाइड करनी है। माजी में भी आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नौकरियां प्रोवाइड करती है। एक चीज़ यहाँ पे आपने कही कि हम IMF से अपनी जान छोड़ें। 75 ईयर्स में से अगर 3 साल का माइनस करते हैं तो हमारे पास साल बचे 72 ईयर्स। 72 ईयर्स में से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो आज जो गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है, इसे मुख्तलिफ किस्म पार्टीज़ की इत्तेहादी गवर्नमेंट है, तो क्या ऐसे पहले उन्होंने ये ऐसे इकदाम क्यों नहीं किए? एक खान साहब की गवर्नमेंट है, 3 साल के लिए गवर्नमेंट है, उन्होंने ये स्लोगन दिया कि भाई हम IMF से ये जान छुड़ाना चाह रहे हैं। उन्होंने काफ़ी ऐसा कोशिश की भी, लेकिन वो मतलब साथ तक उनको कामयाब नहीं होने दिया गया, या वो कामयाब नहीं हुए। क्या समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि हम उससे जान क्यों नहीं छुड़ा सकते? देखिए, ये जितने भी साल आपने गिनवाए ना, इनको मेरा ख्याल है आप 50 कर सकते हैं। इनमें से 9, 10, 11 साल जो नहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला के मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ना, माई बाप के तो निकाले ना बीच में से 30-35 साल, बाकी रह गए 2-2, 1.5 साल हमारे पास जो, उनका मैं आपको जवाब देता हूँ। जी। वो ये है मेरे भाई कि जब तक 1/3 मेजॉरिटी आपकी किसी एक पार्टी की नहीं होगी, देखिए PP की भी गवर्नमेंट जब आई है लास्ट, नून की भी आई है, तो वो तो कोलिशन गवर्नमेंट थी। आप अपनी कोई भी जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अकेली गवर्नमेंट जब आएगी, नून की अकेली आती है, किसी भी पार्टी की अकेली गवर्नमेंट जब आएगी, तो अपना तमाम प्रोग्राम, अपना पूरा एजेंडा वो उस पर अमल पैरा तभी कर सकते हैं कि जब उनके पास फुल पावर होगी। जब कोलिशन में हैं आपके पास पावर पूरी नहीं है, जो सिनेरियो अब पाकिस्तान में बन चुका है, एक जमात एक सूबे में पहुंचा दी गई है, तो आप बताएं कि वो फिर किस तरह आप अपने मंसूबे दे सकेंगे, किस तरह आप उनको जब तक किसी एक पार्टी की इंडिविजुअली गवर्नमेंट नहीं होगी फुल फ्लेज, तो वो खुद से कोई डिसीजन नहीं कर सकता, वो डिसीजन नहीं कर सकता। उसके अलावा अगर कोलिशन में भी आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, बात फिर वही आ जाती है कि आपकी जब बंदे आपके लीडरशिप बैठ के मुखलिस होगी, कदा नज़र इस चीज़ से कि हमने अपने सासे किस तरह छुपाने और अपनी चीज़ों को किस तरह इधर उधर करना है, जिस टाइम मुखलिस होकर ये लोग बैठ जाएंगे और अपनी आवाम के लिए खालिस्तान जब सोचेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम एज आ कौम इतने बुज़दिल हैं या इतनी करीज है हमारे अंदर कि हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं, और इंशाल्लाह हम निकलेंगे। हमने अपने कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के विज़न को चलाना है, चला रहे हैं, और वही विज़न है जो इस मुल्क को निकाल सकता है इस गर्दाब के साथ। हमें वो लोग चाहिए जैसे राजा प्रेशफ साहब हैं, हमारे गिलानी साहब हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर। आजकल की जो गवर्नमेंट 25 पर्चे हैं उनके ऊपर। हाँ, आप कह रहे हैं ना यूथ को किधर लेके जाएंगे, उनके ऊपर 20-20, 25-25 पर्चे हैं किस चीज़ के, कि आपने नौकरियाँ क्यों दी हैं यूथ को। मैं उस टाइम यूथ का प्रेसिडेंट था इस्लामाबाद का, मैंने भी नौकरियां दी लोगों को। हमने कहा कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहिबान ने ये कहा कि अगर ये हमारा कसूर है, जुर्म है, आप और पर्चे 10 दें, हम तो नौकरियां देंगे अपने बच्चों को। अब आप अपने पढ़े लिखे बच्चों को जब जॉब्स नहीं देंगे, तो मुझे आप बताएं ना कि वो बैचलर्स, वो इतनी बड़ी डिग्रीज लेके वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो ये ज़्यादती नहीं है उनके साथ। इस बजट में भी हमारी ये थी कि आप नौकरियां और क्रिएट करें, और ये जो 35% इंक्रीज़ हुई है
हम इसको 100% करना चाहते थे, फिर हमारी सिफारिशात 50% तक आई, लेकिन वो 35% तक कबूल की गई। चले इस टाइम ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम पर उम्मीद हैं पाकिस्तान के फ्यूचर से, और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान अगर ठीक लोगों के हाथ में चला गया तो पाकिस्तान जिस तरीके से तरक्की करेगा, पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और हम बहुत ज़बरदस्त बात की उन्होंने। और एक चीज़ हम इसमें से देखते हैं कि जो कल का बजट पेश किया गया फ्रीलांसर के लिए ज़बरदस्त किस्म की एज रखा गया, और उसके साथ साथ और टैक्सेशन के अतबार से, और साथ कुछ हमारे जो यंगस्टर हैं इनके लिए आसान शरात के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से उनको कर्जे भी दिए जाएंगे, और साथ साथ तकरीबन 4.5 लाख जो लैपटॉप्स की एक स्कीम है वो भी एज़ यूजुअल शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर से लॉन्च कर दी है। क्या कहेंगे इसके ऊपर कि अब ये जो एक बजट में इन तमाम चीज़ों जो मैंने गिनवाई हैं, क्या यूथ के लिए कुछ आसानी पैदा होगी इससे? कोई नई नौकरियाँ, कुछ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए आएंगी? क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये कैनी साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें, सबसे पहले जो है ना सी पैक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो सी पैक आपका रुक गया, अगर आपका सी पैक चल रहा होता तो आपके पास इस टाइम पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती लोगों को नौकरियाँ देने की। उसमें यूथ भी आती थी, उसमें मल्टीपल लोग आते थे बेसिकली। लैपटॉप का जहाँ तक बात है, देखें लैपटॉप हर बंदे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वही बात आ जाती है कि हर चीज़ के ना दो एस्पेक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। आप उन लोगों को जो डिज़र्विंग हैं, जो बेचारे वाकई पढ़ना चाहते हैं, जिनका वाकई ही एक मकसद है कि हमने ज़िंदगी में कुछ करना है, उनके पास सिर्फ कुछ ना पैसे होने की वजह से वो अपनी काफ़ी महरूमियों का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए लैपटॉप लेना बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बरक्स उन लोगों को देना जिन्होंने पहले भी कुछ नहीं करना था, उनको एक और एंटरटेनमेंट का सामान दे देना, मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ भी ज़्यादती है। कैसे बेटर ये नहीं लगता कि आज जो एजुकेशन की जो मीन एजुकेशन है, तालीम को थोड़ा सस्ता किया जाए? बिल्कुल, तालीम को देखें, साथ तालीम को मैंने आपको पहले भी कहा था कि 25 मिलियन बच्चा आपका बाहर है स्कूलों से, और उसमें से मैक्सिमम लोगों की वजह यह है कि बहुत महंगाई है। देखें, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनका कोई जो है आपका वो नहीं है, मयार नहीं है, कोई उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। आज भी बच्चे जाते हैं, नहीं जाते। अगर आप इसको प्राइवेट देख लेते हैं तो प्राइवेट लोगों का बेहतरीन सिस्टम भी चल रहा है, फीसिस भी महंगाई हो रही है, हर चीज़ चल रही है, और एजुकेशन का एक लेवल भी आ रहा है। मैं समझता हूँ कि मैंने, अगर आपको लास्ट याद होगा जाज भाई, मैंने आपसे एक बात की थी कि गवर्नमेंट को ना कुछ रेगुलेशंस बनाने चाहिए, कुछ रेगुलेटरीज होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो फ्यूल है, चाहे वो कुछ भी है। अगर उसकी रेगुलेटरीज है ना, और उस रेगुलेटरीज के ऊपर फॉलो कर रहा है, तो आपकी हर चीज़ ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है। ये एट द एंड हम आखिर में आगे कह देते हैं कि यार गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आप मुझे बताएं, हमने खुद कुछ नहीं किया। अगर मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल दूं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे भी कहीं मौका मिलता है किसी जगह पे कि यार अगर सपोज करें सिग्नल पे ही मैंने नहीं खड़ा होना, कोई नहीं, मैं निकल जाऊंगा। मैं क्या, ये हम रोज़ की हमारी रोज़ की रूटीन है। हमें ज़रूरत है अपने आप को शुरू से स्टार्ट करने की, एक एक बंदे को ठीक करने की। गवर्नमेंट के ऊपर आप तब बात करते हो जब आप इंडिविजुअली सब अच्छे होते हो, नीचे से लोग अच्छे होना शुरू होते हैं, ऊपर तक लोग अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, उसका कोई नहीं है। और जहाँ तक बात आ गई फ्रीलांसर्स की रिलीफ की, जहाँ तक आ गई आईटी की रिलीफ की, देखें मैंने आपको पहले भी कहा था, इंडिया हमसे आगे निकल गया आईटी के सेक्टर के अंदर। इंडिया में आज सबसे ज़्यादा जो तरक्की है वो सिर्फ आईटी का, क्योंकि जो आईटी उसका है वो शायद हमारा नहीं है। आपको पता होगा कि एप्पल का ऑफिशियल स्टोर ओपन हो चुका हुआ है इंडिया के अंदर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इंडिया ने कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, और हमें चाहिए, हमें ये जो हमारी यूथ बैठी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूथ अब पहली वाली यूथ नहीं रही। हमारे नौजवान अब वो नहीं रहे जो बिल्कुल गली पे सड़कों पे फिर रहे होते हैं। आज अब बिलीव कर रहे हैं कि किसी आप एफएससी पढ़े हुए लड़के के साथ बैठे हैं और दो चार अच्छी बातें करें तो वो आपको उसके सॉल्यूशंस भी दे सकता है, वो आपको उससे अच्छी, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ बता सकता है जो शायद आपको भी नहीं पता होती। क्यों? क्योंकि वो पढ़ रहे होते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी बैठा हूँ, बिलीव करें कि उन्होंने जस्ट जो है यूनिवर्सिटीज़ अभी कंप्लीट की होती हैं, और वो आपसे जो है ना बात कर रहे होते हैं कि जो साइंटिफिक बातें होती हैं। तो आपके पास बिल्कुल यूथ को आपको हर हाल में रिलीफ करना चाहिए। और मजे की बात यह है कि जो फ्रीलांसिंग जब हम लोग बात करते हैं, पाकिस्तान का दूसरा नंबर आता है फ्रीलांसिंग में। माशाल्लाह की ज़बरदस्त किस्म के फिगर्स हमारे सामने आए हैं। और जब हम फ्रीलांसर के साथ, आज भी स्ट्राइक हो गया कैनी साहब कि आज आपने नेट बंद कर दिया, आज आपने सिग्नल ऑफ कर दिए, और आज ये फलां जगह स्ट्राइक हो गया, आपका फैज़ाबाद बंद हो जाएगा, और मेन जो शहर हैं उनके ऊपर आप लोगों ने धरने दे दिए, तो फिर फ्रीलांसर की जो आप इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आप उनको नेट भी नहीं चलाने दे रहे, उनको वहाँ पे ऑफिस पहुँचे भी नहीं दे रहे, फिर इन फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत क्या है? क्या कहेंगे? तो जमहूरियत की खूबसूरती है ना सर, नेट बंद करना, पलटना झपटना, झपट कर लपटना। मुझे याद है जब हम नैब में जाते थे जरदारी साहब की तारीखों के लिए, तो हमारे साथ पुलिस और रेंजर्स और इन सारों का दावा बोल दिया जाता था हमारे ऊपर, और 50-50 लोगों पे दहशतगर्दी के पर्चे हो गए। ये पीटीआई दौर की बात कर रहा हूँ। और खाली नहायत खाली हाथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और जाले जिनके हाथ में डंडा भी नहीं है,
उनको मारा पीटा जाता, ना सिर्फ बल्कि उनके ऊपर पर्चे दिए जाते थे। अब ये तो जमहूरियत और ज़्यादा सीन हो गई जब ये कुछ नए लोग इसमें आ गए। वो जमहूरियत नाचने भी लगी, गाने भी गाने लगी, रियासत मदीना में बड़ा कुछ होना शुरू हो गया। ठीक है जी। तो बेसिकली हम लोग अपनी लिमिट से निकले हुए हैं। जब हर चीज़, हर महकमा अपनी अपनी लिमिट में आ जाएगा तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मेरा ख्याल है ठीक हो सकती हैं। उसमें अब टॉक शोज़ करके अवेयरनेस आप देख सकते हैं, आप तो अवेयरनेस ही दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब ऐसे नहीं, ऐसे कर लें। लेकिन असल ज़िम्मेदारी जिन लोगों की है, आया उन लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है या नहीं है। अब आपने तो अपना काम करना है, उसकी ज़िम्मेदारी आप ले सकते हैं। मैंने 52 की ले सकता हूँ, अब मैं अब हर महकमे की हर चीज़ की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता। तो उसके लिए मेरा ख्याल है एक नेशनल एक्शन प्लान हमें ऐसा बनाना चाहिए कि जिसके ऊपर कोई भी पार्टी आती है उसके ऊपर अमल किया जाएगा। बिल्कुल, आपने अच्छी बात की राजा साहब। एक चीज़ कल से जब ये बजट पेश किया गया तो जो इख्तियार कार हैं, जो हल्का अहबाब हैं, एक चीज़ वहाँ पे गर्दिश कर रही थी कि भाई चलें, इससे पहले ये होता था कि भाई एक कंपटीशन की सियासत होती थी, इंतकाम की सियासत होती थी कि इससे पहले गवर्नमेंट में कोई ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने अगर लॉन्च किया है तो फिर नई आने वाली गवर्नमेंट उसके बिल्कुल रूल बैक कर देती है ताकि उस आदमी के यहाँ पर नाम निशान तक ना रहे। लेकिन बाकी चीज़ें वो हमारे सामने समझ आती है, चलो आप उसको करें भी। लेकिन एक आम आदमी की वो जो एक सेहत के बारे में जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सेहत कार्ड के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारे जो जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, तो ये सेहत कार्ड के बारे में जब हम लोग बात की, पीटीआई की गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, एक गरीब आदमी के लिए रिलीफ थी। अच्छे हॉस्पिटल में जाके वो अपना इलाज करा सकता था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि एक ऐसा आदमी कि जिसने कभी शायद जो हमारे पाकिस्तान के जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उससे पास से गुजरना भी उसने तसव्वुर तक नहीं था। लेकिन उस हेल्थ कार्ड की वजह से वो अपने इलाज वहाँ तक उसे एक्सेस थी। इसको ख़त्म किया गया। क्या कहेंगे कि इसको रिस्टोर किया जा सकता है या आपका ऐसे कोई प्लान्स हैं कि इसके मुतबादल कोई ऐसी चीज़ आए आम आदमी तक जो पहुँचे? बिल्कुल है जी। देखें, चीज़ों के नाम तब्दील कर दिए जाते हैं ना। अब BSP जब शुरू की गई, इसके अंदर सेहत कार्ड भी था, इसके अंदर गरीब औरतें, जो गरीब तार औरतें थीं जिनके खामन जिंदा थे, उनके लिए छोटे कर्जे भी थे जो कि कर्जा हंसना था। तो इसी तरीके से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई, फिर नून की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने बेनज़ीर इनका स्पोर्ट का नाम चेंज करने की कोशिश की, नहीं हो सका। फिर इन्होंने कोशिश की उसके, अगर आपने एहसास प्रोग्राम की रसीद देखी हो किसी मेरे भाई ने, तो उसके ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एक साइड पे लिखा हुआ है HPL, एक साइड पे लिखा हुआ है एहसास प्रोग्राम। मीन्स के वही तसलसल चल रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, वही विजन उठा के यहाँ पे लगाया गया, वही विजन को सेहत कार्ड का नाम दे के लोगों को ये एक फैसिलिटेट किया गया, बताया गया, या मैं कहता हूँ कि उनके साथ फ्रॉड किया गया। प्रोफेसर साहब के पैसे हैं, वो कैनी साहब के नाम से तो नहीं आने चाहिए ना। सही, वो तो प्रोफेसर साहब के नाम से आने चाहिए। अब जब सीधा सीधा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आ रहा है, उसके ऊपर आप क्यों एहसास प्रोग्राम लिखते हो? आप अपना को प्रोग्राम बताएं कि आपने क्या किया। आप PTI का 3 साल के बाद का जो इनका कन्वेंशन सेंटर में हुआ था प्रोग्राम, उसको उठा के देख लें, एहसास प्रोग्राम के अलावा उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है, और दैट इज़ बेस्ड ऑन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो आपने क्या किया जी? अब ये वही सेहत कार्ड है कि जिसको नहीं ख़त्म किया गया। आज भी आपको मैं बता चुका हूँ, पाकिस्तान बैतुल माल से इलाज हो रहा है, और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको बड़े अच्छी तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। को ये अभी एक्टिवेट है जो सेहत कार्ड है, इसके अलग और कार्ड है? उन्होंने तो जो कार्ड दिया था, उन्होंने तो आपको पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए घर भी बनाए थे, जिसकी एक छोटी सी मिसाल आपको मैं, फराज टाउन इस्लामाबाद के साथ जो हाई राइज बने हुए हैं सारे, वो इसलिए बनाए गए थे कि गरीब लोगों को घर दिए जाएंगे। अगर आपको याद हो, उस मद में बहुत से लोगों से पैसे भी लिए गए। आज वो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और उसमें किसी गरीब बंदे को घर नहीं मिला। वो बिल्डिंग्स बन गई हैं, लेकिन आज किसी गरीब के इस्तेमाल में नहीं है। वो किसके इस्तेमाल में? तो ये नज़रों का धोखा था। ये आप चेक कीजिए, आप मीडिया के लोग हैं कि वो अगर बनाए गए उसके लिए थे, गरीब के लिए, तो आज उनके ऊपर कौन बैठा हुआ है? और वो क्यों नहीं दिए गए गरीबों को? और वो पैसे कहाँ गए जो गरीबों से घरों के ख्वाब दिखा के वो जमा किए ना? कि देखें, अगर वो अगर स्कीम थी, घर बनाए गए हैं, इस गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई उस प्लान को साथ लेके चले। क्या इसको जो इसलिए छोड़ दिया गया कि ये पहली वाली गवर्नमेंट का नाम आ जाएगा, हम इसे क्यों कैरी ऑन करें? नो, छोड़ा नहीं गया। वो बनाए किसी और के लिए किए, दिए किसी और को ना, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में दे दिए ना जी। अच्छा, हम तो वहाँ पहुँचे नहीं, हमारे से पहले ही दे दिए गए। ठीक है जी। तो ये इस तरह के बहुत सारे काम लोग करते हैं जाली नामों से ना जी,
तो लेकिन जो असली कंपनी होती है वो असल होती है। अब ये जितने डोनर्स हैं पूरी वर्ल्ड से बेंजीन कंसपोर्ट प्रोग्राम में, वो भी बेनज़ीर साहिबा की इंश्योरेंस में आते हैं पैसे, और वो बीबी साहिबा के नाम के ऊपर पैसे भेजते हैं। उनकी अपनी भी इंश्योरेंस की वो रकम है जो उन्होंने मुख्तास की थी अपनी आवाम के लिए। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये गरीब लोगों के लिए नहीं है, ये गरीब तरीन लोगों के लिए है। और ये वो हमारी माएँ बहनें हैं जो बिल्कुल गरीब तरीन हैं, जिनको बिल्कुल ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही। इसका सर्वे होता है और उसके ऊपर 3 एजेंसीज उसको फिर क्लैरिफाई करती हैं, तब जाके मिलता है। बीच में कुछ मिस यूज़ हुआ, लेकिन अब उसको हम बेहतरीन कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं इंशाल्लाह। आनंद साहब तक बढ़ेंगे। जिस तरह हम लोगों ने बात की कि मुख्तलिफ़ किस्म की टैक्सीज वगैरह लगा गई, जो पाकिस्तान रियल एस्टेट का बिज़नेस है, इसको इस बजट के बाद कैसा देखते हैं? पाकिस्तान रियल एस्टेट, मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें यूँ समझ लें कि रीढ़ की हड्डी है इस टाइम पे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर जीडीपी के अंदर रियल एस्टेट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, स्पेशली जो उन्होंने अभी आपको जैसे कि आप बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए जो है उन्होंने काफ़ी हद तक रिलीफ दे दी है। जैसे कि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तान, देखें रियल एस्टेट जो बेसिकली आजकल आपको आइडिया होगा कि आजकल पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन हुई हुई है, रियल एस्टेट भी डाउन हुई हुई है, हर चीज़ डाउन है। वो सिर्फ इसलिए डाउन है क्योंकि हमारे जो ओवरसीज़ की मैं जनरली बात करूँ, उनको समझ नहीं आ रही कि यार पाकिस्तान किस तरफ बैठेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि बाहर के कंट्रीज़ जो है ना, जब भी आपके कंट्री के अंदर पैसा डालने लगते हैं तो 3 से 4 चीज़ें उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आ जाती हैं कि यार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यार इनकी जो है कोई वो मैनेजमेंट नहीं है, फिर सॉरी टू से करप्शन है। ठीक है, इस तरह के मल्टीपल चीज़ें हैं उनके पास कि वो कहते हैं कि यार हम पैसा क्यों डालें। मैं आपको अपने मल्टीपल लोग बता सकता हूँ जो ये कहते हैं कि इलेक्शंस तक वेट कर लो, फिर हम देखेंगे कि हम रियल एस्टेट में पैसा डालें या ना डालें। ठीक है, तो बेसिकली सीन ये है कि देखें, जब तक गवर्नमेंट को समझ नहीं आएगी कि गवर्नमेंट ने क्या करना है, जब तक लोगों को समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ने किस तरफ बैठना है, ऐसा नहीं होता। देखें, गवर्नमेंट का ना एक तरीक़ाकार है। आप आइए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट आती है वो 5 साल के लिए आती है, यार आप उसको 5 साल काम करने दो, वो अच्छी है या बुरी है कि ये आपको वक्त बता देगा। ठीक है, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। वो आपको बता देता है कि इसने क्या किया। हमारा बेसिकली, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ये है कि हर बंदा जो है ना वो अनापरस्ती के अंदर लगा हुआ है, जो सीधी बात है। ठीक है, हर बंदा चाहता है कि यार ये गवर्नमेंट में आ गया तो इसको हटा के मैं आ जाता हूँ, मैं आ गया हूँ तो इसको हटा के मैं आ जाता हूँ। ठीक है, और इस दफ़ा तो लोगों ने हद ही कर दी है कि लोगों ने पाकिस्तान आर्मी को बुरा कहना शुरू कर दिया। जबकि आप बिलीव करें, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। मैंने इतने मुकामात के ऊपर जो है इतनी जगहों पे बहुत मुश्किलात काटी हैं। पाकिस्तान आर्मी का एक सिपाही से लेके ऊपर तक हर बंदा तकलीफ़ें काट कर यहाँ तक पहुँचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो उठ के आके बैठ गया ये वो। और मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह पाक ने उन चंद लोगों में से आपको चुना हुआ है जिसमें से आप एक मुल्क की दिफा करने जाते हो। हर बंदा, मैं समझता हूँ साइंटिस्ट भी अपना काम कर रहा है, इंजीनियर भी अपना काम कर रहा है, लेकिन जो रिस्क एक फौजी बंदे को है ना, एक स्पाई को है, एक ऑफिसर को है, वो रिस्क बाकियों को नहीं है। और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं मेजर अनवर साहब की। हम आज हैं तो अपनी पाक फ़ौज की वजह से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो, और मज़े की बात ये भी है कि हमारे दुश्मन को, जो हमारे दुश्मन है, उसको अगर आज किसी कंट्रोल किया हुआ है तो रब करीम की ज़ात के बाद हमारे पाक फ़ौज ने कंट्रोल किया हुआ है। किसी की ज़रूरत तक नहीं होती कि वह हमें मैली आंख से देख सके। हम पाक फ़ौज के सलाम कहते हैं। और जहाँ तक बात है मुल्क की खुशहाली की, हमारी पाक फ़ौज है, हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, जो हमारी डिफरेंट किसी पोलिटिकल जो हमारी पार्टीज़ हैं जो यहाँ गवर्नमेंट में आती हैं, इन सब की ये म्यूचुअल कोऑपरेशन के तहत, म्यूचुअल जो इनके एग्रीमेंट्स के तहत हम एक ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर खुशहाली भी ला सकते हैं और अपने मुल्क को तरक्की भी दे सकते हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब राजा वासिफ इकबाल कैनी साहब का यहाँ पे तशरीफ़ लाए और ज़बरदस्त सैर हासिल गुफ्तगू की अपने बजट के अतबार से मुख्तलिफ़ किस्म की पैराए में। और आपका आना हमारे लिए, मैं ये समझता हूँ कि खुशी का बायस है। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और मेजर जनाब मोहम्मद अनवर मंजूर साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, ज़बरदस्त किस्म की आपने इन्फॉर्मेशन हमारे तमाम सुनने वालों को पहुँचाई है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ ही प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान का वक्त ख़त्म होता है और मोहम्मद इजाज़ बशीर को इजाज़त दीजिए। नए प्रोग्राम साथ में खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।